दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार अर्थात राइट टू फ्रीडम पर। अगर हम स्वतंत्रता पर दृष्टिपात करें, नज़र दौड़ाएं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, वो वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। आज 21वीं सदी में जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने पर्यावरण में देखते हैं तो पाते हैं कि ऐसी बहुत सी सहूलियतें जो हमें मिल रही हैं वो सिर्फ इसलिए मिल रही हैं कि हमें हक है आज़ाद रहने का, हमारे पास आज़ादी है। और यही वो वजह है जिसकी वजह से हम आगे तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और लगातार हम विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं, उस मकसद को हासिल कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर बिना आज़ादी के, बिना स्वतंत्रता के संभव ना होता। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें, आज़ादी की बात करें तो जेफरसन कहते हैं कि गॉड हु गेव अस लाइफ हैज़ गिवन अस लिबर्टी। अर्थात वह ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें ज़िंदगी दी है, उसी ने हमें आज़ादी दी है, उसी ने हमें स्वतंत्रता दी है। अगर हम रूसो की बात करें तो वो कहते हैं कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट ही इज़ चेन एवरीवेयर। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन वो सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कुल मिलाकर अनेक विद्वानों ने, दार्शनिकों ने स्वतंत्रता की अलग अलग व्याख्याएं की हैं। अगर हम स्वतंत्रता के विषय में बात करें तो स्वतंत्रता एक ऐसा विषय रहा है जिसको लेकर लोगों ने बड़े बलिदान किए हैं। आज़ादी के लंबे लंबे संघर्ष हुए हैं। भारत को एक लंबा तजुर्बा है ऐसे संघर्ष का, एक ऐसी स्वतंत्रता का जो अनेक बलिदानों के पश्चात उसे मिली है। और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के न जाने कितने देशों में जहाँ पर औपनिवेशिक शासन था, वहाँ लंबे संघर्ष के पश्चात आज़ादी मिली। अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। उदाहरण के लिए हम नेल्सन मंडेला को ही ले सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का जो सबसे महत्वपूर्ण दौर था वो उन्होंने जेल में बिताया। एक ऐसी जेल जहां उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने जो कार्य किया, आज उसका लाभ हजारों लाखों लोगों को मिल रहा है। इसी तरह से म्यांमार में आंग सान सू की अगर हम बात करें, लीडर है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की, लंबे समय से संघर्षरत रही हैं एक ऐसे हक के लिए, एक ऐसी आज़ादी के लिए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जमहूरियत या लोकतंत्र हो। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे संघर्ष हुए हैं, हो रहे हैं, जिसमें लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए न सिर्फ संवेदनशील रहे हैं बल्कि वो पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से संघर्ष करते आए हैं कि वो उन्हें हासिल हो, स्वतंत्रता हासिल हो। तो एक बात तो तय है कि स्वतंत्रता मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। कहते नहीं, पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख का अनुभव नहीं होता। ऐसे में ये माना जाना चाहिए कि स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका एक दूसरा पक्ष भी है स्वतंत्रता का, कि इसी शब्द की आड़ में अनेक अत्याचार भी हुए हैं, घृणित कार्य भी हुए हैं। इसी संसार में बड़े देशों ने छोटे देशों पर हमला किया है अपने निहित स्वार्थों की सिद्धि के लिए, और नाम दिया है आज़ादी का, नाम दिया है स्वतंत्रता का। अनेक ऐसे दौर आए हैं इस दुनिया में जहाँ पर आज़ादी के नाम पर तमाम कमज़ोरों पर अत्याचार भी हुए हैं।
औपनिवेशिक दौर की ही बात करें तो जो कॉलोनियल फोर्सेस थीं वो अपने आप को श्रेष्ठ मानती थीं और कहती थीं कि जिन देशों पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज स्थापित कर रखी हैं, अपने उपनिवेश बना रखे हैं, दरअसल यह उन लोगों के हित में है जो औपनिवेशिक शासन में रह रहे हैं कि उन पर कोई हुकूमत करे। तो ऐसे दौर भी इस दुनिया ने देखे हैं। स्वतंत्रता के दो पक्ष होते हैं। स्वतंत्रता हमें दो तरीकों से समझने की ज़रूरत है। एक है नकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि नेगेटिव फ्रीडम, दूसरी है सकारात्मक स्वतंत्रता या पॉजिटिव फ्रीडम। अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करें तो अनेक व्यक्तिवादी हुए हैं, अनेक इंडिविजुअलिस्ट हुए हैं जो ये मानते रहे हैं कि मनुष्य को बंधनों से मुक्त होना चाहिए, अर्थात इंसानों पर किसी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए और उन्हें पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए, वो जो चाहें वो कर सकें। अगर हम जॉन स्टुअर्ट मिल के दर्शन और उनके विचारों का अध्ययन करें तो कई बातें सामने आती हैं। मिल व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता देने के पक्ष में है। वो कार्यों को दो हिस्सों में बांटते हैं, स्व विषयक यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग और दूसरों से संबंधित यानी कि अदर्स रिगार्डिंग। इसमें जहाँ तक सेल्फ रिगार्डिंग कार्यों की बात है तो मिल यही कहते हैं कि जहाँ तक अपने से संबंधित विषय हैं, व्यक्ति से संबंधित विषय हैं, तो वो उसको पूरी तरह से आज़ादी मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि वो सनकी या एसेंट्रिक जो लोग हैं, ऐसे लोगों को भी आज़ादी देने के पक्ष में रहे हैं। जहाँ तक जॉन स्टुअर्ट मिल की बात है तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि राज्य और समाज का व्यक्ति पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे पूरी तरह से बंधन मुक्त होना चाहिए। अगर हम नकारात्मक स्वतंत्रता की इस धारणा की आलोचना करें तो स्पष्ट हो जाती है बात कि जहाँ कोई बंधन ही ना हो, कोई नियम ही ना हो, कोई कानून ही ना हो, तो आज़ादी बचती कहाँ है। अगर आपने हॉब्स के दर्शन को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि राज्य की स्थापना से पहले जो प्राकृतिक अवस्था थी, द स्टेट ऑफ नेचर की जो बात उन्होंने कही है अपने दर्शन में, उसमें कोई भी एक तरह से देखा जाए आज़ाद नहीं था, चूँकि हॉब्स के ही अनुसार यह ऐसी अवस्था थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ उलझा हुआ था, संघर्षरत था। कब किसका जीवन खत्म हो जाए किसी को नहीं पता था। तो स्वतंत्रता थी ही नहीं, एक अराजकता की स्थिति थी। जो जितना बलशाली था वो उतना ही स्वतंत्र था, जो जितना कमज़ोर था वो उतना ही परतंत्र था। यही हॉब्स के दर्शन का मूल है अगर राज्य की स्थापना से पूर्व की प्राकृतिक दशा के विषय में बात करें तो नकारात्मक स्वतंत्रता संभव नहीं है, व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। जहाँ तक सकारात्मक स्वतंत्रता या पॉजिटिव लिबर्टी की बात है तो सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है, ऐसी स्वतंत्रता की बात करती है कि व्यक्ति के पास पूरी आज़ादी होनी चाहिए अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए। हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं उसमें आज़ादी की ज़रूरत होती है। अगर हमें अधिकार ही ना हो तो हम कैसे काम कर पाएंगे। तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उसको आज़ादी मिले। लेकिन एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक न बने, इसलिए ज़रूरी है कि राज्य कानून बनाए, समाज नियम बनाए, जिससे व्यक्ति की अतिशय स्वतंत्रता को सीमित किया जा सके और ऐसे व्यक्ति जो अपना विकास करना चाहते हैं, आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी मिले, उन्हें पूरा हक मिले कि वो ऐसा कर सकें। तो नागरिकों की जो मटेरियल जो अचीवमेंट है बिना स्वतंत्रता के संभव नहीं है। भौतिक उन्नति
बिना स्वतंत्रता के संभव नहीं है। नैतिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति बिना स्वतंत्रता के संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो राज्य जो है, जो कानून बनाता है, तो उन कानूनों के द्वारा वो बलशाली लोगों की जो अति स्वतंत्रता है उसको सीमित करता है, साथ ही साथ जो कमज़ोर हैं उनको स्वतंत्र रहने का हक देता है, अधिकार देता है, और ये सुनिश्चित करता है कि उनके इस अधिकार में कोई अतिक्रमण न होने पाए, यहाँ तक कि राज्य खुद ही भी अतिक्रमण न कर पाए। ऐसी व्यवस्थाएं आधुनिक राज्यों में की गई हैं। तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के विषय में इतना जानने के पश्चात अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार कितने प्रकार का होता है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक स्वतंत्रता की, नागरिक स्वतंत्रता की, आर्थिक स्वतंत्रता की और राजनीतिक तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भी हम इसमें चर्चा करेंगे। जहाँ तक प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात है तो अनेक लोग ये मानते हैं कि मनुष्य को प्रकृति ने जन्म दिया है। जब मनुष्य को प्रकृति ने ही जन्म दिया है तो किसी को हक नहीं है उसको उसकी इस आज़ादी से वंचित करने का। ये प्रकृति द्वारा दी गई हुई आज़ादी है। दूसरे मनुष्य या मनुष्यों के समूह या समुदायों को ऐसा कोई हक नहीं है कि वो अन्य मनुष्य या मनुष्य के या अनेक समुदायों पर ऐसी व्यवस्था थोपें जिससे उनकी आज़ादी का जो अधिकार है वो ना रहे। तो देखा जाए तो ऐसे लोग जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के समर्थक हैं वो यही मानते हैं कि प्रकृति ने तो मनुष्य को आज़ादी दी है, लेकिन जो समाज है, जो सामाजिक रीति रिवाज हैं, उन्होंने मनुष्य को कमज़ोर कर रखा है, उनके अधिकार को कमज़ोर कर रखा है, उनकी आज़ादी को छीन लिया है। तो मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ कि जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है वो संभव नहीं है, वो व्यावहारिक नहीं है। अगर प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात की जाए, अगर प्राकृतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए तो इसकी परिणति निश्चित रूप से अराजकता में या एनार्की में होगी और हॉब्स द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था वाली स्थिति में जा पहुंचेगी। तो इसलिए ये स्पष्ट है कि जो रियल फ्रीडम है, जो वास्तविक आज़ादी है, जो सच्ची आज़ादी है, वो समाज में रहकर ही मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। ये अन्यत्र संभव नहीं है, प्राकृतिक स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं। रूसो ने जैसा कि कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता को रूसो महत्वपूर्ण समझते थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि व्यवहारिक रूप से यह संभव नहीं है। तो उन्होंने अपने विचारों में संशोधन किया और कहा कि जो स्वतंत्रता है वो नियंत्रित होनी चाहिए, वो सामाजिक बंधनों के नियमों के अधीन होनी चाहिए। तो वास्तव में जिस स्वतंत्रता का हम उपभोग कर रहे होते हैं वो प्राकृतिक ना होकर दरअसल सामाजिक है। दूसरे प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो है नागरिक स्वतंत्रता। जैसे जैसे राज्य का विकास हुआ है तो राज्य अपने नागरिकों को अनेक सुविधाएं देता है, अनेक अधिकार देता है। राज्य संविधान के जरिए ये सुनिश्चित करता है कि नागरिकों के अधिकार अक्षुण्ण रहें, उन पर कोई अतिक्रमण न कर पाए। जैसे मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगर इंसान को विचार करने, उन विचारों को अभिव्यक्त करने का हक नहीं होगा तो मनुष्य प्रगति नहीं कर सकेगा। इसके अलावा उसको अपनी पसंद के अनुसार पेशा करने का, जो भी वो काम करना चाहे, वो भी अधिकार होना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो भी धर्म वो मानता है उसके अनुसार उसे आचरण करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारे अधिकार जो हैं
वे नागरिक स्वतंत्रताओं में आते हैं। अगर हम अतीत में दृष्टिपात करें तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो सिविल लिबर्टी है वो कोई अचानक उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। प्राचीन समय में तो राज्य के जो कार्य थे, राज्य की जो गतिविधियां थीं, वो बहुत सीमित लोगों तक थीं। बहुत कम संख्या में लोग राजकीय गतिविधियों में शामिल थे। बाकी के जो लोग थे उनसे कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, व्यक्ति महत्वपूर्ण होता गया। जैसे जैसे औद्योगिकरण के पश्चात प्रगति हुई, तो एक उपभोक्ता के रूप में बाजार के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, तो एक नागरिक के तौर पर राज्य में भी व्यक्ति महत्वपूर्ण हो गया, खासतौर पर लोकतंत्र के विकास के साथ। और अगर आज आधुनिक संसार में देखें तो सिविल लिबर्टीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें न सिर्फ बहुसंख्यक बल्कि अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है, उनके जो अधिकारों की सुरक्षा है, उसकी गारंटी भी संविधान देते हैं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 25 से 28 तक, 25, 26, 27, 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें किसी भी धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार दिया गया है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 को दिए गए हैं। अनुच्छेद 29-30 के अनुसार लोगों को दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकता है। तो ये आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में संभव हुआ है। यहाँ तक कि नागरिकों को हक है कि वो अपने सरकार की आलोचना कर सकें, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकें। तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की ये बड़ी विशेषता है कि लोगों को सरकार की नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से कानून के अनुसार प्रदर्शन करने का पूरा हक है। तो ये सब आधुनिक व्यवस्थाओं में ही संभव हुआ है। प्राचीन समय में तो ऐसा नहीं होता था। सुकरात को जहर दिया गया था, मृत्युदंड दिया गया था। वजह तो यही थी कि वो जो तत्कालीन सरकार है उसकी नीतियों से संतुष्ट नहीं थे अपने राज्य में और उसकी आलोचना करते थे। तो जो शासक थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, फलस्वरूप उन्हें मृत्युदंड दिया गया। ऐसे अनेक अवसर हुए हैं जब आलोचना के प्रति असहिष्णु रही है सरकार। लेकिन आधुनिक समाजों में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं उसमें विरोध का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता है। अगली स्वतंत्रता जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता है, यानी कि इकोनॉमिक फ्रीडम है। आर्थिक स्वतंत्रता के अनेक अर्थ हो सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य ये है कि जो उद्योग हैं उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जो व्यवसायी हैं उनको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वो जितना लाभार्जन अर्जित करना चाहें कर सकें। वो पूंजी का निवेश जिस प्रकार से करना चाहें कर सकें, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। राज्य ये न तय करे कि औद्योगिक गतिविधियां कैसे चलेंगी, आर्थिक गतिविधियां कैसे चलेंगी। मांग और पूर्ति के नियम के आधार पर बाजार का संचालन होता है। तो व्यवसायी इसी के पक्ष में है कि आर्थिक स्वतंत्रता को बाजार में सौंप देना चाहिए, न कि राज्य अपने नियंत्रण में रखे। लेसे फेयर एक फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब है अहस्तक्षेप। अर्थात ये माना जाता है कि सबसे
अच्छी सरकार वो है जो सबसे कम शासन करती है। अर्थात सरकार का काम है, राज्य का काम है कि वो विधि व्यवस्था बनाए रखे, एक रेगुलेटिंग एजेंसी की तरह काम करे, ना कि बिजनेस खुद करे और बिजनेस को बिजनेस के ऊपर छोड़ दे, बाजार के भरोसे छोड़ दे। तो आर्थिक स्वतंत्रता का एक पक्ष ये है। लेकिन इसमें एक दूसरा पक्ष है, मजदूरों का, ऐसे लोगों का जो आर्थिक रूप से विपन्न है, क्योंकि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो भ्रम है, बेमतलब की है। लास्की जो है वो आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और कहते हैं कि बिना आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ हो जाती है, बेमतलब हो जाती है। तो फिर कमज़ोर लोगों के हितों का संरक्षण कैसे होगा? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात उन लोगों के संदर्भ में कैसे सही हो सकती है जो कमज़ोर हैं, जो सदियों से पीड़ित रहे हैं? और क्या शक्तिशाली पूंजीपतियों के समक्ष एक साधारण मजदूर टिक सकता है? क्या मजदूर अपनी मजदूरी के लिए सौदेबाजी कर सकता है एक शक्तिशाली पूंजीपति से? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो राज्य को जो कमज़ोर वर्ग है आर्थिक रूप से, उनके कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो जो समाजवादी हैं, जो मार्क्सवादी हैं, वो तो ये मानते ही हैं कि समाज दो वर्गों में हमेशा से रहा है, पूंजीपति और मजदूर वर्ग में, और वो पूंजीपतियों को शोषण का साधन मानते हैं। जो पूंजीपति, जो उदारवादी राज्य है, वो ये सोचते हैं कि कहीं ये समाजवादी व्यवस्था जो है उनकी व्यवस्था को भंग न कर दे, डिस्टर्ब न करे, इसलिए वो कल्याणकारी राज्य के रूप में एक समाधान लेके आते हैं। तो ऐसे अनेक उपाय हैं जिसमें राज्य ये प्रयास करता रहा है कि एक संतुलन बनाए रखे, जहां एक तरफ व्यवसाय की स्वतंत्रता हो व्यवसायियों को, वहीं दूसरी तरफ ये व्यवसायी कमज़ोरों का शोषण न कर सकें। तो राज्य एक रेगुलेटिंग एजेंसी की तरह यहाँ पर काम करता है। मार्क्सवादी तो ये मानते ही हैं कि जो विपन्न वर्ग है उसकी आज़ादी के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए ये ज़रूरी है कि पूंजीवादी जो शोषण की जो व्यवस्था है उसको समाप्त किया जाए। तो अलग अलग तरीके से इस आर्थिक स्वतंत्रता को समझाने की कोशिश की गई है अनेक विद्वानों के द्वारा। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता के पश्चात अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता की। मित्रों, जैसे जैसे दुनिया में डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट हुआ, लोकतंत्र का विकास हुआ, वैसे वैसे राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती गई है। अब वो दौर नहीं रहा कि जो अधिनायक तंत्र हुआ करते थे और जैसे आई एम द स्टेट जैसी बातें जब प्रचलन में थीं, वो दौर जा चुका है, क्योंकि अधिनायक तंत्र में, निरंकुश तंत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता की कोई जगह थी ही नहीं कभी। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के आगे बढ़ने से राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण हो गई है। मित्रों, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जिसके तहत व्यक्ति को राजकीय कार्यों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। वो लोग जो हैं अपनी सहभागिता करते हैं राज्य व्यवस्था में। राज्य व्यवस्था सिर्फ सरकार के हाथों से नहीं संचालित होती है, बल्कि लोगों की सहभागिता भी होती है। तो जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ है, वैसे वैसे राजनीतिक स्वतंत्रता, ये पॉलिटिकल फ्रीडम महत्वपूर्ण होती गई है। अगर देखा जाए प्राचीन काल में बात करें तो जो नगर राज्य थे यूनान में,
तो राजनीतिक स्वतंत्रता केवल मुट्ठी भर जो अभिजात्य वर्ग था उनको मिली हुई थी। अनेक ऐसे देश थे, यहाँ तक कि इंग्लैंड, जहाँ पर जो मताधिकार था वो कुछ लोगों तक सीमित था। अनेक लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता के योग्य नहीं माना जाता था। अनेक ऐसे देश हुए हैं जहाँ पर महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था। और औपनिवेशिक शासन में तो राजनीतिक स्वतंत्रता का खुले तौर पर दमन हुआ था। नाजीवाद और फासीवाद जैसी व्यवस्थाएं जब प्रचलन में रहीं, उस दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता निर्मूल हो गई थी। अभी मैंने नेल्सन मंडेला का जिक्र किया था। उनके देश दक्षिण अफ्रीका में जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी वो एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थी। जो नस्लीय भेदभाव है उसके आधार पर राजनीतिक स्वतंत्रता तय होती थी। तो अनेक ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता बेमतलब की रही है, उसको कहीं कोई स्थान नहीं मिला, खासतौर पर निरंकुश शासन में और औपनिवेशिक शासन में। तो कुल मिला के जैसे जैसे लोकतंत्र आगे बढ़ा, राजनीतिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती गई और ये माना गया कि बिना जन सहभागिता के संभव नहीं है। और लोगों की भागीदारी के कारण ही लोकतंत्र सफल रहा। और ये माना जाता है कि जनता मात्र वोट देने तक भी सीमित न रहे, उसके आगे भी वो कार्य करे। रूसो ब्रिटेन की जो राजनीतिक व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहते थे कि ब्रिटेन के लोग तो खाली 5 साल में एक बार आज़ाद होते हैं, मतलब वोट डालने के लिए, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो आज तो ये माना जाता है कि मात्र वोट डालने तक सीमित न रहें, बल्कि अनेक कार्यों में भाग लें। ये राजनीतिक स्वतंत्रता थी। अब हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता की बात करते हैं, नेशनल फ्रीडम की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो ये माना जाता है कि राष्ट्रीयता की जो भावना है वो आधुनिक युग में उपजी। हालांकि बहुत ही असंगठित रूप से ये प्राचीन समय में भी मौजूद थी। कबीलों में, अनेक समूहों में जो राष्ट्रीयता की भावना थी, जो एक सूत्र में बंधे होने की भावना थी, वो प्राचीन काल में थी, लेकिन वो बहुत संगठित रूप से नहीं थी। अगर हम मध्ययुग की बात करें तो मध्ययुग जाना जाता है धार्मिक अतिवाद के लिए, फ्यूडलिज्म अर्थात सामंतवाद के लिए। इस कारण से ऐसी प्रथाओं के चलते, ऐसी व्यवस्थाओं के चलते राष्ट्रीयता की भावना का विकास नहीं हो पाया। जो हुआ भी तो बड़ी ही कुंठित रूप में रहा। तो कुल मिला के देखा जाए तो प्राचीन काल और मध्यकाल में राष्ट्रीयता की भावना कमजोर थी। लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास हुआ, लोगों में जागरूकता बढ़ी, वैसे वैसे राष्ट्रीयता की भावना भी बलवती होती गई और स्वाधीनता के साथ साथ राष्ट्रीयता भी जुड़ गई। एक तरह से देखा जाए तो अगर कोई राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है तो बाकी सारी स्वतंत्रताएं भी उसके पास नहीं हैं भी तो सीमित मात्रा में। तो ये माना जाता है कि एक राष्ट्र की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अन्य स्वतंत्रताओं की जननी है। तो देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है और आधुनिक युग में, खासतौर पर समकालीन विश्व में अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता की भावना लगातार मजबूत होती जा रही है। हालांकि उत्तर आधुनिक युग में
जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो भी चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रीयता की भावना बिल्कुल समाप्त हो गई है। अगर हम ब्रेग्जिट की बात करें, अगर हम दक्षिणपंथी विचार की बात करें, विभिन्न देशों में जो उभार हो रहा है, तो जो राष्ट्रवादी जो प्रवृत्तियां हैं वो हमेशा से मजबूत रही हैं आधुनिक युग में, और वैश्वीकरण के उपरांत भी जो राष्ट्रीयता की भावना है वो कहीं कमज़ोर नहीं पड़ी है। उम्मीद है आपको ये स्वतंत्रता का अधिकार समझ में आया होगा। आपके विचार अगर हों कोई तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं। मुझे सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।